नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटीज लाइव में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारा फोकस वैसे तो नेचुरल गैस की कीमतों में है, जहां पर 2.5 साल के लो लेवल से तगड़ा बाउंस बैक दिखा है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है गोल्ड मार्केट से जुड़ा, उस पर हम सबसे पहले फोकस करने वाले। और आज जो हमारे साथ पैनल में गेस्ट जुड़े हैं, एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, उनसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक का साथ है हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो गोल्ड मार्केट में डेवलपमेंट हुआ है वो खबर आपको दे देते हैं और उस पर हम बात करेंगे। ज्वेलरी की तरह अब सोने के सिक्के और बार जो आप खरीदते हैं दुकानों से, ज्वेलर्स के पास से, उस पर हॉलमार्किंग करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और ये प्रस्ताव BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और इब्जा इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से रखा गया है। तो पूरी खबर को हम विस्तार से समझेंगे, कब से ये लागू होगा, शुरू होगा, ज्वेलरी के हॉलमार्किंग को लेकर क्या अपडेट है, सारी चीजों पर बात करेंगे। इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहता सर, कब ये प्रस्ताव रखा, कब तक इस पर फाइनल मोहर लगती हुई दिख रही है, कब से लागू होता हुआ देश में दिखेगा, सर पूरी डिटेल बताइए। देखिए, ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग तो पिछले साल जून 2021 में लागू कर दिया गया था और उसके बाद से लगभग 16 करोड़ पीस ज्वेलरी के हर साल हॉलमार्किंग होते थे। लेकिन ज्वेलरों की ये हमेशा से डिमांड थी कि जिस बुलियन से या जिस कॉइन से वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें भी प्योरिटी के इश्यू रहते हैं। तो सभी ज्वेलर्स ने मिलकर ही सभी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मिलकर सरकार को कहा था कि आप गोल्ड बुलियन और कॉइन्स के ऊपर भी हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दीजिए। तो इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए अब सरकार ने ये प्रपोजल दिया है कि जो 44 ऑर्गेनाइज्ड रिफाइनरी हैं जो डोरे को इंपोर्ट करती है, गोल्ड डस्ट को इंपोर्ट करती है, उन्हें सबसे पहले इस दायरे में लाया जाए और 1 जुलाई 2023 से इन जो 44 रिफाइनरी जो बुलियन और कॉइन प्रोड्यूस करेगी उसको मैंडेटरी हॉलमार्किंग की रिजाइन में लाया जाए। और जो उसके बाद जितनी भी रिफाइनरी जिन्हें अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में रखा गया है उनको 1 जनवरी 2024 से इस रिजाइन में लाया जाए। इसकी महत्व इसलिए है क्योंकि आज जब कोई भी इन्वेस्टर कॉइन या बुलियन बार खरीदता है तो उसे हमेशा ये डर रहता है कि ये इसमें प्योरिटी का कंटेंट पूरा है कि नहीं है। एक बार यदि ये बुलियन और कॉइन भी हॉलमार्किंग होना शुरू हो गया तो इन्वेस्टर को पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो जो कॉइन या बुलियन खरीद रहा है वो BIS द्वारा प्रमाणित है और शुद्धता की गारंटी के साथ है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप उठाया गया है और उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा कर दिया गया है और वो एडवाइजरी कमेटी बहुत ही जल्द इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या जो टेक्निकल इश्यूज हैं इन पर चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकमेंड कर दे। अच्छा सर, मुझे अभी ये बताइए कि अभी ज्वेलरी में हॉलमार्किंग को लेकर तो बड़ी अवेयरनेस आई है, आपकी संस्था ने, एसोसिएशन ने भी काफी काम किया है और हम भी अपने दर्शकों को समय समय पर इसके बारे में जागरूक करते रहे हैं। ये जो अब सोने के बार और सिक्के जो हॉलमार्किंग की बात आ रही है, पहले कैसे यहाँ पर काम होता था? मतलब हम जब ज्वेलर के पास खरीदने के लिए जाते थे किसी भी कारण से, तो वो हॉलमार्किंग का मैंडेट उसमें नहीं था क्योंकि कहीं कहीं खरीदते थे तो सर्टिफिकेट मिलता था। इस पर मैंडेट किस प्रकार का था? जी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई मैंडेट नहीं था। बुलियन और कॉइन बिना BIS द्वारा प्रमाणित किए ही बेचे जाते थे। सिर्फ जो एक्सचेंज के थ्रू डिलीवरीज होती थी उसमें ही BIS द्वारा प्रमाणित गोल्ड और बुलियन बार को खरीदा जाता था। उसके सिवा आप जितने भी बुलियन बार या कॉइन खरीदते थे उसमें किसी भी BIS द्वारा कोई सत्यापित उसको नहीं किया जाता था। लेकिन अब 1 जुलाई 2023 से ऑर्गेनाइज्ड रिफाइनर को उस दायरे में लाया जाएगा। हाँ। और 1 जनवरी 2024 से अनऑर्गेनाइज्ड रिफाइनर्स को इस दायरे में लाया। ओके सर, ये 1 जुलाई 1 जनवरी 2024 ये दो बहुत महत्वपूर्ण फिगर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब जब आप कह रहे हैं 1 जुलाई से ये रिकॉग्नाइज्ड रिफाइनर्स को, जो कि 44 के आसपास की संख्या है, जब इनको हॉलमार्किंग के दायरे में लेकर आएंगे तो क्या जो पुराने बार्स और कॉइन्स हैं ऑलरेडी ज्वेलर्स के पास,
उनको भी पहले हॉलमार्क किया जाएगा या उनको निकालने की छूट मिल जाएगी और जो नए मिंट होकर आएंगे उस पे ही ये लागू होगा? देखिए, नेचुरली जो नए मिंट होंगे उस पर ही लागू होगा और ये सब पूरा स्टेक होल्डर्स मिलके तय करेंगे कि जो पुराने ऑलरेडी बने हुए सिक्के या बार हैं उसे बेचने के लिए कितने समय का वक्त देना चाहिए या उस पर भी उसको मैंडेटरी करना चाहिए। मेरे हिसाब से उस पे वक्त मिलना चाहिए और यदि वो वक्त मिलता है तो जिस तरह से ज्वेलरी में भी वक्त दिया गया था तो यहाँ पर भी वक्त मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी सर, इस पे कोई अलग से फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या? जैसे ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के लिए जाते हैं, एक मिनिमल मार्जिनल रेट होता है पर पीस, जैसे हॉलमार्किंग होती है, ये भी उसी तर्ज पे होगा? जी बिल्कुल। यदि आप ज्वेलरी की हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 45 रुपया पर पीस चार्ज देना पड़ता है और इसी प्रकार से इसमें भी चार्जेस फिक्स किए जाएंगे और यही सारे काम एडवाइजरी कमेटी और BIS मिलके करेगी और ये सारा तय करेगी कि पुराने सिक्के को कितना वक्त मिलना चाहिए, इस पे क्या चार्जेस रिकवर करने चाहिए। अल्टीमेटली सरकार ये क्लियर मंशा है कि जो इन्वेस्टर है उसके साथ में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं होना चाहिए और हम इस स्टेप का बहुत ही स्वागत करते हैं क्योंकि ये हमारी बहुत पहले से डिमांड थी कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस सर्वोपरि है, उससे इंडस्ट्री की ग्रोथ अपने आप होगी। बिल्कुल राइटली पॉइंटेड सर, और ये बहुत अच्छी दिशा में जाता हुआ कदम है। प्रस्ताव जल्द से जल्द पारित हो, यहाँ पर क्लियर हो, ये हमारे दर्शक भी चाहेंगे क्योंकि जब वो खरीदने जाते हैं और इतनी महंगी चीज जब आप खरीदने जाते हैं, दिल से खरीदने जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप प्योरिटी को लेके अश्योर्ड रहें, जो कई बार हो नहीं पाता है, ठगी हो जाती है उनके साथ। तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी के बाद अब आप सोने के सिक्के या बार खरीदने जाएंगे उस पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, उस पर भी आपको ध्यान देना है। थैंक यू मेहता सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी इंफॉर्मेशन दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब फोकस आगे बढ़ाते हैं नेचुरल गैस की तरफ। अब नेचुरल गैस में हुआ क्या है, हम लगातार आप देख रहे थे, हम ये बात रिपोर्ट कर रहे थे, नेचुरल गैस की कीमतों में बिल्कुल फिसलपट्टी बन गई है और कीमतें धराशायी हो चुकी हैं। 2.5 साल के लो लेवल्स पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में कीमतें गई $2 के नीचे, हमने इसे लुढ़कते हुए देखा और इसी हफ्ते 160 रुपए का भी लेवल नीचे इसने छुआ, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल का लो है। लेकिन वहां से तीसरे ट्रेडिंग सेशन टर्न अराउंड दिखा है। कल के सत्र में ही 8% की स्ट्रेंथ हमने कीमतों में बनती हुई देखी है और 200 के पार ये निकल गया। अब सवाल यही है कि क्या इसमें जो दबाव था, जो बेरिश मूव था, वो खत्म हो गया है? क्या वापस बुल सक्रिय होते हुए नजर आएंगे? क्या स्ट्रेंथ लौटेगी? जानते हैं। अनुज गुप्ता और प्रीतम पटनायक जी हमारे साथ है। अनुज, क्या सेंस बन रही है नेचुरल गैस में अब? देखिए, यहाँ पर दो चीजें है कहीं अगर हम देखें तो एक तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट $2 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट लिया और वहां से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है कहीं ना कहीं। देखिए, और दूसरी चीज क्या है कि एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर ये है कि जो इंडिया का इंपोर्ट है वो करीबन यहाँ पे 7 to 8% इंक्रीज हुआ है। तो जो प्राइस नीचे आए हैं उसका बेनिफिट इंडिया को मिला और यहाँ पर इंडिया की जो कंजम्पशन है LNG की वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो उससे कहीं हद तक हमने भावों में एक सपोर्ट आते हुए देखा है। तो नेहा जी, मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट है वो थोड़ा सा एक काफी लोअर लेवल पर आया है और वहां पर जो डिमांड है वो यहाँ देखने को मिली है। तो फंडामेंटली भी डिमांड बढ़ी है और टेक्निकली भी $2 को काफी स्ट्रांग सपोर्ट मार्केट ने लिया है, जिसकी वजह से हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक आते हुए देखा है। हमें लगता है कि जो ये रिकवरी आई है ये यहाँ पे थोड़ी सस्टेन हो सकती है और एक अपसाइड मोमेंटम जो कि करीबन 215-220 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, वहां देखने को मिल सकता है। तो मेरा व्यू है कि जो एक मोमेंटम है नेचुरल गैस के अंदर वो डिमांड साइड से भी स्ट्रांग दिख रहा है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिकवरी है। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक जो है नेचुरल गैस में देखा जा सकता है। प्रीतम जी, मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी कि यहां से बाउंस बैक तो अनुज को दिखाई दे रहा है, बट ये थोड़ा छोटी अवधि में पर्सपेक्टिव समझेंगे। जो 3 दिनों में ऑलमोस्ट हमने देखा 1/4 का जंप यहां देखने को मिला है और ये कोई नई बात नहीं है। नेचुरल गैस जैसी कमोडिटी के लिए एक दिन में 10-10, 12-12% का मूवमेंट ऊपर नीचे देना कोई नई बात नहीं है। करना क्या चाहिए हमारे ट्रेडर्स को, ये बताइए। चलिए नेहा जी, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मुझे लगता है कि यदि नेचुरल गैस 210 लेवल के आसपास आता है तो वहां पे वापस एक बार सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने एक बाउंस बैक देखा है वो ऑब्वियसली ओवरसोल्ड पोजीशन में था, वहां से थोड़ा बहुत ट्रिगर हुआ है। दूसरा, इन्वेंट्री में भी ड्रॉ डाउन था बाय 63 BCF लेवल्स की तरफ से। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट की एक्सपेक्टेशन है, बट ये तीनों चीज थोड़ी वॉलेटाइल रहती है एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जो बाउंस बैक है सस्टेन करेगा कि नहीं वो टाइम ही बताएगा। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडर के लिए मुझे लगता है कि 210 के लेवल के आसपास बेच के चल सकते हैं हम लोग। जरूर लगाइए एक स्टॉप लॉस एट 216 और टारगेट प्राइस वापस 200 का।
ओके, कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि 6,300 के पास आज कीमतें टिकती हुई नजर आई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने $83 के आसपास टिकते हुए ब्रेंट को देखा है। अनुज, कच्चे तेल पर क्या व्यू बन रहा है? इंटरनेशनली कुछ स्ट्रेंथ बनती दिख रही है या अभी भी दायरे में घूमता हुआ कुछ समय दिखेगा? अनया जी, कल हमने यूएस की इन्वेंट्री काफी बढ़ती हुई देखी है और मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक जो सप्लाईज है वो यहाँ पे रहेंगी। तो और साथ में अगर देखें तो डिमांड भी कोई ऐसा सीजनल डिमांड का भी कोई इशू नहीं है, तो मुझे लगता है नहीं कि कोई ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी यहाँ देखने को मिलेगी। मगर जिस तरीके से हमने इन्वेंट्री बिल्डअप होती हुई देखी है यूएस के अंदर, हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर अगेन एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में देना चाहूंगा, करीबन 6,400 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 6,550 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 6,200 तक अगेन देखने को मिल सकता है। तो मेरे व्यू से मार्केट थोड़ा सा एक नेगेटिव जोन में है जहां पर बाउंस बैक पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि 6,000 के आसपास जब भी भाव आते हैं तो वहां से एक बाउंस बैक भी आता है। तो अगर हम एक ओवरऑल ब्रॉड रेंज की बात करें तो 6,000 एमसीएक्स में नीचे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है और 6,700 एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया। तो इस 700 रुपए की रेंज में हम देख रहे हैं पिछले करीबन 4 से 5 महीने हो गए इसी रेंज में ये प्राइस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और अगर हम एक बड़ा व्यू भी देखें तो इंटरनेशनल भी हमें लग रहा है कि $75 से लेकर $90 ये एक रेंज बनी है जो कि काफी समय से इंटैक्ट होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज बाउंड रहेगा, मगर जिस तरीके से सप्लाईज यहाँ पर बढ़ी है तो डेफिनेटली एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखना चाहिए। दायरे का ट्रेड है और काफी रॉकी साल ये साबित हो सकता है कच्चे तेल के लिए, क्योंकि दोनों तरफ के हेडविंड्स एंड टेलविंड्स दोनों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कच्चे तेल में। प्रीतम जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज अगर कोई रणनीति सुझानी हो दर्शकों को तो क्या होगी कच्चे तेल में? देखिए नेहा जी, मेरे को लग रहा है आज के दिन पे जो न्यूज जो सब भावी है सबके ऊपर है वो कि रशिया अपना 25% एक्सपोर्ट कट करने वाला है फ्रॉम द वेस्टर्न पोर्ट्स, और उसके लिए जो पहले एस्टिमेट था 500,000 बैरल्स का ड्रॉप आएगा सप्लाई में, वो थोड़ा उससे ज्यादा ही आएगा और इसलिए थोड़ी बहुत तेजी हम लोगों ने सुबह से दिखी हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी 62-70 के लेवल पे एक बार आता है क्रूड तो एक बार खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 6200 पे और टारगेट प्राइस है 6350 का, और जैसा अनुज ने बोला आई थिंक 6400 पे वापस सेल का पोजीशन बन सकता है, बट इंट्राडे के लिए खेलने के लिए ये अपॉर्चुनिटी अपने पास है। ओके, तो 400 रुपए के दायरे में हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर बैंड 6,400 के आसपास का है, वहां पर आप सेल की रणनीति अपना सकते हैं और जब भी लोअर बैंड की तरफ आए शॉर्ट से निकल के खरीदारी की रेकमेंडेशन है। तो यहां पर एक मत बनता हुआ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के बीच दिख रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स उस पर राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की रखेंगे आपके सामने। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कमोडिटीज लाइव और अनुज गुप्ता और प्रीतम पटनायक दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, जरा बताइए बुलियन पे क्या राय बन रही है? सोने की कीमतों में जिस तरह का साइडवेज मूवमेंट है, क्या करें? अनिया जी, पूरे हफ्ते हमने एक फॉल गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा है। इंटरनेशनली देखें तो $1,830 के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स में भी करीबन देखें तो 56,000 का जहां एक सपोर्ट था उसको ब्रीच किया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। इंस्पाइट अगर हम देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है वो अब 104 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक सबड्यूड हुआ है। यहाँ पे डिमांड साइड देखें तो थोड़ी सी वीक होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा वीकनेस का यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी गोल्ड सिल्वर का पॉजिटिव है, बट वेरी शॉर्ट टर्म या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। तो गोल्ड के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, करीबन 55,800 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 56,050 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,400 तक हो सकता है। सिमिलरली अगर हम सिल्वर को भी देखें तो यहाँ पर भी हमने कंटिन्यूसली बिकवाली होते हुए देखी है। इंटरनेशनली देखें तो अब $21.5 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और 65,000 के नीचे एमसीएक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी एक ट्रेंड डाउन का ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। 64,000 के आसपास तक हमें लगता है कि लेवल्स अगेन देखने को मिल सकते हैं। प्रीतम जी, आप अनुज जी से इत्तेफाक रखते हैं? आपको भी लगता है कि सेल ऑन राइज की रणनीति बेहतर है सोने चांदी के लिए?
हाँ, मुझे बिल्कुल नेहा जी, मेरे को बिल्कुल सहमति हूँ अनुज जी के साथ। आई थिंक हमारे टेक्निकल लेवल्स भी करीबन आसपास ही है। मुझे ये एक मेजर चीज आपको बताना था कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है विच इज दी पर्सनल कंजम्पशन इंडेक्स, जो ये हाल फिलहाल जो फेड का नजरिया बदला है कि हम लोग को फोकस करना है इन्फ्लेशन कंट्रोल पे, और ये वाला जो रीडिंग है वो फेड बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा। तो मुझे लगता है कि यदि कुछ भी बाउंस बैक आता है मार्केट में, वहां पे एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस। सो गोल्ड में हमारा कॉल है कि 55,850 पे यदि आता है तो हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 56,050 पे, एंड टारगेट प्राइस रहेगा 55,400 का टारगेट प्राइस रहेगा। और साथ ही साथ सिल्वर में भी सिमिलर है कि यदि 64,600 के लेवल पे आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 67,000 का रहेगा और टारगेट 64,000। ओके अनुज, कॉपर पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भले ही कल जमकर पिटाई हो गई थी मेटल कॉम्प्लेक्स की, लेकिन बावजूद द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ये अपने अंडरलाइंग स्ट्रेंथ के हिसाब से होल्ड आउट कर रहा है। थोड़ी गिरावट जरूर आई है लेकिन फिर भी होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है। बताइए कॉपर में क्या किया जाए आज? नेहा जी, कल जो इसमें एक फॉल आया है, करीबन हमने जो परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ऑलमोस्ट करीबन 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और साथ में कल हमने देखा है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट लो टेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की तेजी थी वो उसने यहाँ पर कल बीट करती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है कॉपर के अंदर। तो यहाँ पर भी मेरा कॉल सेल का ही रहेगा, क्योंकि जब तक इसमें बाउंस बैक नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। 788 790 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने बना लिया, ऑलमोस्ट डबल टॉप के लेवल्स वहां बने हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड रखना चाहिए। करीबन 768 के आसपास बिकवाली करें, 775 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे 758 से लेकर 755 तक मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में या फिर नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इंटरनेशनली भी अगर देखें तो जो $9,000 का लेवल है एलएमई का, उसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी बेस मेटल में जो फिलहाल ट्रेंड है थोड़ा सेल ऑन राइज का ही ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अवधि में कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम, प्रीतम जी, इस पे दो कॉमर्स बैंक और सिटी रिसर्च दोनों ने जो अपने ताजा अपडेट्स जारी किए हैं, उन्होंने अपने फोकास्ट को रिवाइज किया है, जिंक को भी एलएमई पे और एल्यूमिनियम को भी, और अच्छा खासा 25 से 26% का रिविजन अपसाइड में किया है। आपका क्या व्यू बन रहा है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में? मैं उनके साथ सहमत में हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिमांड आने वाली है वो बेसिकली सप्लाई कंस्ट्रेंट के हिसाब से डिमांड आने वाली है। एक्चुअल डिमांड ग्राउंड से आएगी कि नहीं पता नहीं, बट सप्लाई इतना शॉर्टेज है कि इस दोनों मेटल्स में अपने को डिमांड आते हुए देख सकता है। और आप इंटरडे बेसिस पे देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम यदि 209 लेवल के आसपास आता है तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 208 का ही, बहुत टाइट स्टॉप लॉस है, और टारगेट रहेगा 211 का। और साथ ही रही बात जिंक का, तो आप 268 के आसपास आता है जिंक, तो खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 266.50 का और टारगेट रहेगा 270। ओके, तो भले ही छोटे दायरे का ट्रेड हो, लेकिन इसमें आपको कुछ लोअर लेवल्स पे खरीद का मौका जरूर मिल सकता है। प्रीतम जी, अनुज जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे नॉन एग्री बास्केट पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटीज लाइव को हम यही रैप अप करते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट ट्रेडर, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। फिनमेशिया प्रेजेंट्स शून्य ट्रेड कमीशन फ्री। प्रस्तुतकर्ता फिनवेशिया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर शून्य, ट्रेड कमीशन फ्री।